तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, अभी थोड़ा कि पिछला वीडियो जब हम लोग शूट कर रहे थे तो उसमें ना इलस्ट्रेशन मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये 12 नंबर हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग ये 6 जनवरी तक पहुंचे थे और उस टाइम पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अभी वापस से मुझे करना होगा। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं पहुंच गया था, लेकिन बाद में जब वापस चेक किया मैंने तो पता चला कि वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इस कारण वापस से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 12 क्वेश्चन का। तो मैंने लिखा तो दिया है, बस अब क्या करते हैं ना, फटाफट से आपको मैं समझा देता हूँ और हाईलाइट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका कलर नहीं मिलेगा क्या? इसका कलर कौन सा पेन लूं? ये ले लूं क्या? दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई। चलो मैं, और कोई है क्या? ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 वापस से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जनरल इन द बुक्स ऑफ मोदित के बुक में हम लोग जनरल एंट्री पास करना सीखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं इससे। 1 जनवरी को क्या हुआ कि कमेंस बिजनेस विद कैश और कैश एंड बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग एंड कैश लाया उन्होंने और बिजनेस शुरू किया। तो जो कैपिटल आया वो टोटल कैपिटल कितने का आया? टोटल कैपिटल वो आया तकरीबन ये आपका क्या हो रहा है, 2,75,000 का है। 1 लाख का बिल्डिंग है और 1,75,000 का कैश इन्होंने लाया। तो टोटल इसने पैसा कितना लाया? कैश और बिल्डिंग मिला के 275, ठीक है। तो 275 का आया तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 275 से कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट कितना से? टोटल 275। कैश हमारे पास बढ़ा इसलिए डेबिट। कैश कितने से बढ़ा? 175 से। और बिल्डिंग आया बिजनेस में 1 लाख का, तो टोटल एंट्री क्या होगा? 175 और ये 2 लाख, 2,75,000 का, ठीक है। तो बिजनेस इसमें नरेशन में बिंग कैश एंड बिल्डिंग इंट्रोड्यूस एज कैपिटल, कैपिटल के तौर पे उसने क्या लाया? कैश और बिल्डिंग। टोटल वैल्यू 275, ठीक है। मतलब आप जनरली कैश में ही लाते हैं, आप बिल्डिंग भी ला सकते हैं और कोई भी एसेट्स लाते हैं। कोई भी एसेट्स लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एसेट्स लाइएगा उसको हम डेबिट करेंगे और कैपिटल से क्रेडिट कर देंगे उतने ही अमाउंट से, ठीक है। तो ये कैश और बिल्डिंग लाया इन्होंने 275 का। तो बिंग कैश एंड बिल्डिंग इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल नरेशन में डाल देंगे। आगे से नरेशन आप अपने लैंग्वेज में डालिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। हम खाली अभी ये एंट्री डिस्कस करते हैं कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे लिख रहा है गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 75,000। 75,000 का गुड्स इन्होंने खरीदा, गुड्स खरीदा है, ध्यान रखिएगा। तो गुड्स हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि उसको हम किस पर्पज से, हमने किस पर्पज से खरीदा? उसे सेल करने के लिए, ठीक है। सेल या मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज करेंगे। तो वो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो जाएगा तो उसको हम यूज करेंगे ना, कंज्यूम कर जाएंगे। तो हमारे लिए क्या हो गया? वो परचेज हो गया, एक्सपेंस हो जाएगा। परचेज हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और गुड्स हमने परचेज किया तो परचेज को डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है। जो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट। और कैसे खरीदा है हमने? कैश में खरीदा है। तो कैश कितने से हमारा घटा? 75,000 से। तो कैश जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स घटा तो क्रेडिट, ठीक है। तो गुड्स टू कैश, ठीक है। तो परचेज टू कैश हमने एंट्री पास कर दिया। गुड्स को गुड्स लिखते नहीं है, गुड्स क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हम यूज करते हैं ना, तो इसलिए इसके लिए परचेज या सेल करते हैं शब्द इस्तेमाल। तो हमने अभी परचेज किया है तो परचेज अकाउंट टू कैश। फिर गुड्स को हमने सेल किया तो इसके लिए अब सेल यूज करते हैं, गुड्स नहीं लिखते हैं। तो सेल किया है, रमेश को किया है, तो इसका मतलब देखिए कैश लिखा नहीं, इसका मतलब क्या? हमने उधार में सेल किया है। तो रमेश को उधार में जब हम सेल करेंगे ये वाला एंट्री, तो रमेश हमारा डेटर है, डेटर बढ़ा तो एसेट्स। तो रमेश से मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, इसलिए एसेट्स हो गया। एसेट्स को हम इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। अब रमेश से फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो ये डेबिट हो गया। और कैश क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने उसे सेल किया है। तो सेल हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक है। ये देखते हैं, ये वाला हो गया। अब ये पेज पेड वेजेज, वेजेज क्या होता है? जो मजदूरों को हम लोग पेमेंट करते हैं। सैलरी किसको देते हैं? स्टाफ को, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ऑफिस में जो काम करते हैं। और मजदूर जो फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करते हैं या जो बेसिकली
पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो मजदूरी की जो करते हैं उनको वेजेज हम लोग देते हैं, ठीक है। तो वेजेज मान लीजिए एक्सपेंस पेड हुआ है, यानी कि कैसे बैंक से पेमेंट हुआ होगा, तो वेजेज अकाउंट, ये वाला वेजेज अकाउंट डेबिट, खर्चा है बढ़ा तो डेबिट, और कैश हमारे पास से गया होगा एसेट्स घटा तो क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद 6 तारीख को देखते हैं, यहीं से एक्चुअली में हमारा वीडियो रुका था। तो ये तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, ठीक है। 10,000 का हमने कैश में सेल किया, ठीक है। तो हमने कैश आया हमारे पास 10,000 और हमने सेल किया है, तो सेल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट। ये पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है तो इंक्रीज हुआ तो डेबिट। हम यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस भी लिख सकते हैं या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। तो चलिए ट्रेड एक्सपेंस भी लिख देते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो खर्चा बढ़ा तो डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश, कैश हमारा घटा होगा, पेमेंट किया है ना, तो कैश घटा एसेट्स घटा तो क्रेडिट। रिसीव कैश फ्रॉम रमेश 29,500, रमेश को हमने देखिए अभी सेल किया था ऊपर में, ठीक है। ये रहा एंट्री, 3 जनवरी को हमने सेल किया था 30,000 का। अब उससे पैसा हमें मिल रहा है कितना, 29,500, और डिस्काउंट उसको हम कितना दे रहे हैं, 500, यानी कि कैश आया तो डेबिट, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और डिस्काउंट हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, तो 500 से एक्सपेंस भी बुक कर लिए। और रमेश से टोटल अकाउंट खत्म हो गया, 30,000 मिलने वाला था, टोटल 30,000 मिल गया ना, 29,500 कैश में मिला और 500 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल 30,000 से उसका खाता क्लोज। अब उसका नाम काट देंगे, ठीक है। उसके बाद 14 जनवरी को देखते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम है, ये फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम सुधीर 27,000 का, 27,000 का गुड्स हमने सुधीर से खरीदा। देखिए अब यहाँ पे नाम लिख दिया है, अगर कैश लिख दिया तो हम समझते हैं कैश में हुआ, जैसे ऊपर में कैश लिखा था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, नाम लिखा है। नाम का मतलब होता है कि हमने क्रेडिट पे सुधीर से खरीदा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट 27,000 से। और सुधीर से हमने खरीदा है, सुधीर को मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो जिसको मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है वो क्रेडिटर बोलते हैं उसको। और ये क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, कि लाइबिलिटी क्या होता है कि फ्यूचर में पेमेंट करना होता है। तो सुधीर हमारे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी, क्योंकि सुधीर को मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो सुधीर अकाउंट क्रेडिट 27,000 से। उसके बाद 18 जनवरी को देखते हैं, कार्टेज पेड। कार्टेज क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। कार्टेज जो हम लोग देखिए एक कार्ट्रिज होता है जो प्रिंटर में लगाते हैं, और ये कार्टेज होता है जो बेसिकली ये हमारा मतलब कैरेज के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये एक्सपेंस हो गया, तो इसके लिए हमने कितना पेमेंट किया, 1,000 रुपया, तो कार्टेज एक्सपेंस हो गया, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट 1,000 से, तो हमने पेड किया है, यानी कि कैश में पेमेंट किया होगा या बैंक में किया होगा, दोनों ही पॉसिबल है, तो दोनों में पेमेंट किया, तो कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो हमने लिख दिया क्या, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारा घटा होगा 1,000 से, ठीक है। उसके बाद 20 जनवरी को देखते हैं, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश निकाला इसने पर्सनल यूज के लिए, यानी कि ड्राइंग किया, उन्होंने अपना कैपिटल घटाया। और जब कैपिटल घटाते हैं तो हम लोग कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते हैं, ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल घटा तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन कैपिटल जब घटता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ कैपिटल नहीं लिख के हम लोग ड्राइंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे गुड्स हम लोग परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट लिखते हैं, जब उसी को सेल करते हैं तो सेल अकाउंट लिखते हैं, वैसे ही कैपिटल जब लाते हैं तो कैपिटल लिखते हैं, और जब निकालते हैं तो ड्राइंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, यानी कि ये कैपिटल घटा रहे हैं, कैपिटल जब घटा रहे हैं तो ड्राइंग हो गया, पैसा निकाल रहे हैं ना, तो उसको ड्राइंग हम लोग बोलते हैं, ड्राइंग किया है उन्होंने, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कैश, कैश में निकाला है ना, तो हमारे पास से कैश गया, बिजनेस में से कैश बाहर चला गया, तो कैश हमारा घट गया, कैश घटा तो क्रेडिट, क्योंकि कैश तो एसेट्स होता है, ठीक है। अब 22 जनवरी को ये देखिए, गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पस, ठीक है, हाउस होल्ड। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि गुड्स आपने घर के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है, यानी कि पर्सनली यूज कर रहे हैं, पैसा जैसे वहां पे पैसा यूज कर रहे हैं पर्सनल यूज करिए, यहाँ पे गुड्स यूज कर रहे हैं, तो ये भी कैपिटल घटा रहा है, कैपिटल घटा रहा है, तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्राइंग लिख दिया, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्यों लिखे इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ पे गुड्स लिखना चाहिए था लॉजिकली, आपको लग रहा होगा जैसे यहाँ पे कैश निकाला तो हमने कैश लिख दिया, कैश घटा, यहाँ पे गुड्स निकाला है तो गुड्स लिखना चाहिए था हमें, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है, सही ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन होता क्या कि मैं समझा रहा हूँ। देखिए जब हमने परचेज किया था, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या लिखे थे, गुड्स लिखे थे, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या ये एंट्री हम पास किए थे? नहीं, ये हम एंट्री पास ही नहीं किए थे। जब हमने गुड्स खरीदा था तो हमने लिखा था परचेज अकाउंट, ठीक है। अब क्योंकि इसी गुड्स को वो निकाल रहे हैं ना, तो एंट्री आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? आप जो बोल रहे हैं कि सर ड्राइंग टू गुड्स क्यों नहीं लिख रहे हैं आप,
मतलब आपके हिसाब से गुड्स होना चाहिए, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन गुड्स नहीं होगा, क्योंकि जब आपने इसी सामान को परचेज किया था तो आपने क्या लिखा था, परचेज अकाउंट। जब इसको हम ले जा रहे हैं बिजनेस से बाहर, तो क्या गुड्स लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि गुड्स तो कहीं एंट्री ही नहीं है। अब मान लीजिए इस घर में 2 लोग हैं, दोनों का राम और श्याम नाम है, और कोई तीसरा पर्सन आगे बोलेगा कि मोहन तुम चलो, तो कौन जाएगा भाई? राम और श्याम यहाँ है 2 लोग, मोहन तो है ही नहीं कोई। तो जब यहाँ पे गुड्स है ही नहीं, बुक्स में कोई गुड्स के नाम से कुछ है ही नहीं, तो निकालेगा किस चीज को? तो इसलिए हम लोग जो नाम से हमने लिखा है गुड्स को किस नाम से लिखा है? परचेज के नाम से, ठीक है। तो यहीं पे जब उस गुड्स को निकालेगा तो हम परचेज ही लिखेंगे, यानी कि परचेज यहाँ पे घटेगा, ठीक है। तो परचेज घटेगा तो क्या मतलब? एक्सपेंस घटा, एक्सपेंस घटा तो क्रेडिट, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है परचेज अकाउंट, ठीक है। और कोई लॉजिक नहीं है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जब गुड्स आया था तो हमने गुड्स टू कैश लिखा, तो जब गुड्स जा रहा है तो वही लिखेंगे ना, ड्रॉइंग टू गुड्स परचेज लिखेंगे, गुड्स नहीं लिख सकते हैं। गुड्स आया था तो हमने परचेज टू कैश लिखा था, समझ रहे हैं बात को ना, गुड्स नहीं लिखे थे। तो जब वही गुड्स जा रहा है तो फिर गुड्स कैसे लिख सकते हैं? फिर तो परचेज ही लिखना होगा, तो इसलिए हमने परचेज यहाँ लिखा है। तो इसलिए ये क्या एंट्री होगा? ड्रॉइंग टू परचेज। अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाला एंट्री हो गया। अब 25 जनवरी को क्या हो रहा है? कैश पेड टू सुधीर 27,700 और डिस्काउंट अलाउड 300। हमने सुधीर को अच्छा मुझे पेमेंट कितना करना था? देखिए परचेज हमने कितना किया था? 27,000 का किया था। यहाँ देख रहे हैं 14 जनवरी को एंट्री दिखिएगा जो, तो वहाँ पे दिखाया कि हमने 27,000 को उससे परचेज किया था उधार में। तो आज हम क्या कर रहे हैं? उसको पेमेंट कर रहे हैं 25 जनवरी को। जब पेमेंट कर रहे हैं तो कितना पेमेंट किए? 26,700, और ये डिस्काउंट अलाउड है। अब हमको कैसे पता चला कि डिस्काउंट अलाउड है? हमारे लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? देखिए भैया, जब हम पेमेंट करते हैं तो उस टाइम हम कम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मुझे 27 पेमेंट करना था, लेकिन 26,700 ही पेमेंट किया, यानी कि 300 का हमें फायदा हुआ। तो उसी को तो बोलेंगे डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट हम लोग को मिला है, हम लोग अलाउ नहीं किए हैं। डिस्काउंट ये रिसीव्ड है एक्चुअली, एक तरीके से देखा जाए तो जो डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट भी हमारे लिए इनकम हो गया, क्योंकि कम पेमेंट करना पड़ा, और इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो सुधीर को जो मुझे पेमेंट करना था लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। लाइबिलिटी हमारा खत्म हुआ तो डेबिट 27,000 से फुल अमाउंट से कर दिए। क्यों 27,000 से किए हैं? क्योंकि 26,700 कैश में दिए हैं और बाकी का 300 हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो ये डिस्काउंट एक्चुअली में रिसीव होना चाहिए, रिसीव्ड, ठीक है। होपफुली ये समझ में आया होगा आप लोग को, तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे इलस्ट्रेशन देखते हैं, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। ये वाला आप समझा देता हूँ इसमें। ये देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। 1 दिसंबर 2017, ये 2017 सब में कॉमन है, तो दिसंबर ये डेट, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2017 को क्या हुआ? हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा, इसने सिर्फ कैश लाया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश टू कैपिटल, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ा तो ये देखिए, कैश बढ़ा तो डेबिट और कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, कैश टू कैपिटल। अच्छा, अभी मैं फॉर्मेट इस बार बना दिया हूँ इसलिए कि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये फॉर्मेट इस तरीके से होता है। मैं अभी तक खाली कंसेप्ट पे फोकस कर रहा था ताकि आप लोग को समझ में आए कंसेप्ट। फॉर्मेटिंग तो 2 मिनट का चीज़ आप लोग समझ जाएंगे। तो बेसिकली ये 5 कॉलम होता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। कॉलम 1 ये इसमें डेट लिखते हैं, ये कॉलम 2 पार्टिकुलर्स का, कॉलम 3 जिसमें लेजर फोलियो इसको बोलते हैं, LF है ये लेजर फोलियो। कि जर्नल एंट्री जब करते हैं तो लेजर का पेज नंबर लिखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये जब हम लोग लेजर खोलेंगे ना, लेजर मैं बताऊंगा क्या होता है, अभी के लिए खाली जानिए कि जब लेजर खोलते हैं तो मान लीजिए कैश का लेजर खोलेंगे, तो कैश लेजर खोलेंगे तो यहाँ पे 2 कैपिटल दिखेगा, ठीक है। तो किस पेज पर दिखेगा? जिस पेज पर हम लोग वो लिखे होंगे ना, मान लीजिए ये जो लेजर जिस पेज पर होगा उस पेज नंबर यहाँ पे लिख देंगे। और ठीक इसी तरीके से लेजर में हम लिखेंगे जर्नल फोलियो। तो यहाँ पे जर्नल है तो लेजर फोलियो लिखे हैं, तो लेजर में जर्नल फोलियो लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि किस फोलियो मीन्स क्या होता है? पेज होता है, किस पेज पर ये जर्नल है वहाँ पे ये मतलब होगा। यहाँ पे इसका मतलब है किस पेज पर, किस फोलियो की, फोलियो मीन्स पेज, किस पेज पर ये मतलब किस लेजर के किस पेज पर ये वाला है। तो यहाँ पे उस लेजर का पेज नंबर डालेंगे, और जब लेजर खोलेंगे तो वहाँ पे जर्नल का पेज नंबर डालते हैं। तो वो ये होता है, पेज नंबर का ये कॉलम होता है। फिर ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। डेबिट मीन्स DR ये है डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। तो टोटल 5 कॉलम, ये चौथा कॉलम और ये 5वां कॉलम, ठीक है। इसमें पार्टिकुलर्स लिखते हैं, ब्रैकेट में नरेशन देने के बाद जब ये पूरा एंट्री हो जाता है इसको यहाँ तक क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अमाउंट वाले में क्लोज नहीं करते हैं, खाली इसमें क्लोज, डेट वेट किसी में क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ पार्टिकुलर्स वाला क्लोज करते हैं, यानी कि ये ट्रांजेक्शन यहीं पे कंप्लीट हो गया, इसलिए ये घेर देते हैं। फिर नेक्स्ट डेट में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऐसे करते चलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इसमें डेट कॉलम, इसमें डिटेल्स जर्नल एंट्री पास करेंगे नरेशन के साथ, इसमें लेजर का पेज नंबर डालेंगे, किस पेज पर ये लेजर एंट्री है।
फिर डेबिट जो करेंगे तो डेबिट वाला अमाउंट इसमें लिखेंगे, क्रेडिट वाला अमाउंट इसमें लिखेंगे, ठीक है। जब पेज फुल हो जाता है तो यहाँ पे लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड, वो ठीक है। तो चलिए अब जनरल एंट्री पे फोकस करते हैं। कंसेप्ट ये फॉर्मेट खाली बेसिक मुझे समझाना था। आप जहाँ जिस बुक से भी पढ़ते होंगे उसमें ये फॉर्मेटिंग मिलेगा, आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी खाली जनरल एंट्री पे फोकस कीजिए। कंसेप्ट फॉर्मेट तो आप वैसे ही देखते देखते सीख जाएंगे, इसलिए मैंने खाली एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे समझा दिया है कि ये फॉर्मेट क्या होता है, कैसे होता है। मेनली आपको जानने वाला, आपको नया चीज़ ये लगता है लेजर फोलियो। बेसिकली फोलियो मीन्स पेज नंबर होता है, और लेजर का पेज नंबर मतलब किस पेज पे ये वाला लेजर खुला हुआ है, वहाँ ये नंबर इस पे लिख देंगे खाली, ताकि जब हम खोजेंगे तो इस पेज पे सीधे चले जाएंगे लेजर में। चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्री करना। हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, तो कैश आया तो डेबिट, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, कैश टू कैपिटल अकाउंट। बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। दूसरा एंट्री 2 दिसंबर को, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ एसबीआई। एसबीआई में हमने बैंक अकाउंट खोला, ठीक है। एसबीआई में हमने अकाउंट खुलवाया। अकाउंट खुलाने का पैसा नहीं लगता, आपको भी पता होगा, क्योंकि आप अब होपफुली आप लोग सब 10th पास कर चुके हैं, तो जनरली मतलब सबके पास अकाउंट होगा ही अपना पर्सनल। तो आप जब अकाउंट खुलवाने गए होंगे तो देखे होंगे कि अकाउंट खोलने का आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। बेसिकली जो भी आपसे 2000 या 2500 लेता है वो मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट होता है कि आपको सेविंग अकाउंट में इतना रखना होगा। उस पर भी हालांकि इंटरेस्ट बाद में मिलता है। तो वो अकाउंट में जो पैसा डालते हैं वो आपके अकाउंट में पैसा जाता है, वो आपका पैसा है, वो बैंक आपसे लेता नहीं है। तो यानी कि अगर अकाउंट खोला है आपने 30,000 से, तो आपका बैंक बैलेंस 30,000 से बढ़ गया होगा, और घटा क्या, आपने कैश जमा किया होगा तो कैश घट गया। तो इसको बोलते हैं क्या, एक असेट्स बढ़ा एक असेट्स घटा। बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया, कैश आपका जो कैश का बैलेंस था आपके पास वो घट गया। तो एक असेट्स बढ़ा तो डेबिट, दूसरा असेट्स घटा तो क्रेडिट। तो बैंक बढ़ा डेबिट, कैश घटा क्रेडिट, बैंक टू कैश 30,000 से। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। बेसिकली ये क्या होता है ना कि कैश है, कैश इक्विवेलेंट में जो भी एंट्री होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये दोनों कैश ही है ना एक तरीके का, मतलब इससे भी पेमेंट हम किसी को कर सकते हैं, इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपस में ये जब भी कैश बैंक का एंट्री आता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। ओके चलिए ये हो गया 2 दिसंबर का। 4 दिसंबर को देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम आंसू या आंसू जो भी बोल रहा है, आंसू बोल लीजिए। 20,000 का, आंसू से हमने 20,000 का गुड्स खरीदा, ठीक है। यहाँ देखिए गुड्स को हम क्या लिखते हैं, जब परचेज करते हैं तो परचेज, सेल करते हैं तो सेल, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज लिखेंगे, तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। आंसू से खरीदा है, आंसू से खरीदा मैंने, आंसू से जब हमने खरीदा तो क्रेडिट पे खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे पे ड्यूटी कुछ लिखा नहीं है कैश वैश, तो इसका मतलब उससे हमने उधार में खरीदा, उसके नाम पे खरीदा। तो परचेजेज टू आंसू, परचेज 20,000 टू आंसू। आंसू को फ्यूचर में मुझे कैश देना है, इसलिए लाइबिलिटी हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर का मतलब होता है जिसे हमने उधार पे खरीदा है, इसे फ्यूचर में पेमेंट करना है, इसलिए लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट। तो परचेज टू आंसू अकाउंट, ठीक है। अब 6 दिसंबर, ये आइए 6 दिसंबर सोल्ड किया है गुड्स। देखिए तो गुड्स सेल किए तो सेल लिखेंगे टू राहुल फॉर कैश। देखिए आप लिख दिए कैश, नाम लिखा है लेकिन यहाँ पे लिख दिया कैश, तो अब फिर नाम से हमको कोई मतलब ही नहीं है। सीधे हमारे पास कैश आया और सेल हुआ, तो सेल हुआ तो कैश आया, तो कैश इंक्रीज हुआ तो ये समझा दिया मैंने, कैश इंक्रीज हुआ तो कैश डेबिट, और सेल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, क्योंकि ये रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, कैश टू सेल्स इंक्रीज होगा, ना कि कैश। ऐसा नहीं होगा कि राहुल टू सेल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि राहुल तब लिखते हैं जब वहाँ पे लिखता कि क्रेडिट, मतलब ऐसा हमको हिंट मिलता है क्रेडिट पे खरीदा है हमने। अब यहाँ पे क्लियर कर दे रहा है कि कैश में खरीदा है, तो कैश टू सेल, बात खत्म। दिसंबर 10 को देखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। तारा से हमने कैश में खरीदा है। देखिए फिर से यहाँ पे कैश क्लियर कर दिया, तो क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, और कैश में खरीदा है, उधार में नहीं खरीदा। उधार में खरीदते तो तारा लिखते हैं, कैश में खरीदते तो कैश हमारे पास से गया, कैश गया तो क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स घटा तो क्रेडिट होता है, ठीक है। उसके बाद अब आपका हो गया ये 10 का था ना, हाँ 13 वाला देखते हैं, ये क्या हो गया इसे, ये 13 को देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुमन। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, कैश में सेल किया कि कैश है, तो इसका मतलब क्या, उधार में हमने सेल किया है, खाली नाम लिखा है, तो क्या लिखेंगे इसका, सेल किया है। तो सुमन से मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, फ्यूचर जिससे पैसा मिलने वाला, तो एसेट्स, तो एसेट्स हो गया तो डेबिट, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है ना, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। डेटर हो गया, डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है, तो सुमन हमारा डेटर को एसेट्स बोलते हैं, एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट, तो सुमन अकाउंट डेबिट कितना से 20,000 से, और सेल्स किए हैं तो सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया, सिंपल है। फिर हमने सुमन को 20,000 बेचा था, अब 19,500 मुझे पैसा मिला और बाकी का हमने डिस्काउंट उसे दे दिया, यानी कि 500 का हमने डिस्काउंट उसे दे दिया, तो लॉस हुआ हमारे लिए, एक्सपेंस हो गया। तो कैश आया कितना 19,500, तो डेबिट, डिस्काउंट इंक्रीज हुआ, डिस्काउंट में से एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, तो 19,500 और 500 टोटल हो गया कितना 20,000, ठीक है। सुमन से मुझे कितना मिल गया 20,000। सुमन हमारा
पहले डेटर था, डेटर मतलब असेट्स, असेट्स इंक्रीज था तो डेबिट लिखे थे, अब असेट्स सुमन से तो पैसा मिल गया, नहीं मिलेगा तो असेट्स डिक्रीज हो गया सुमन का नाम, तो सुमन से पैसा आ गया तो सुमन को क्लोज करेंगे कितने से, 20,000 से, क्योंकि 20,000 आ गया, 19,500 कैश में और 500 का डिस्काउंट हमने उसको दिया है। ठीक है, चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट 10,000, ठीक है, 10,000 हमने चेक दिया है, 10,000 का चेक हमने आशु से खरीदा था, कितने का, 20 का, आशु 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 ये रहा, देखिए 20 का हमने खरीदा था, जिससे हमने 10 पेमेंट किया। ठीक है, तो यानी कि 10 फ्यूचर में पेमेंट करें। यहाँ पे अगर फुल सेटलमेंट लिख देता ना, यहाँ पे कहीं लिख देता कि इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब कि अब कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो हमारा एंट्री क्या होता, ये लिखा नहीं है, अगर लिख देता तो एंट्री क्या होता, आशु अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट इनकम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, मुझे फ्यूचर में पेमेंट अभी करना पड़ेगा, इसलिए सिंपल एंट्री होगा इसमें का, इसका एंट्री होगा कि आशु अकाउंट डेबिट 10,000 से, और चेक यानी कि बैंक चेक पेमेंट कहाँ से होता है, बैंक से ही, तो बैलेंस हमारा घटेगा ना, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। आशु हमारा लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कम हुआ तो डेबिट, आशु क्या था, लाइबिलिटी था, क्रेडिटर था, क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी घटा तो डेबिट। ठीक है, ये डेबिट हो गया, और टू बैंक, बैंक से ही पैसा कटेगा ना चेक वाला, तो इसलिए हमने 10,000 का ये लिखा है एंट्री। 20 के बाद 22 रेंट, रेंट पेड, रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, खर्चा बढ़ा तो डेबिट, और हमने पेमेंट किया चेक से, चेक यानी कि बैंक से बैलेंस कटेगा तो बैंक अकाउंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। ठीक है, 22 दिसंबर। फिर 23 दिसंबर को देखते हैं, डिपॉजिटेड इन टू बैंक, हमने डिपॉजिट किया बैंक में, क्या पैसा डिपॉजिट किया हुआ। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, कैश हमारा घट गया होगा, तो टू कैश 16,000। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, एक बार और पहले भी बता चुका हूँ। 25 को देखिए, 25 को क्या हो रहा है, मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा, देखिए मशीन है ये, गुड्स नहीं है, तो मतलब गुड्स को छोड़ के बाकी कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, तो ये हमारा मशीन अकाउंट डेबिट, एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और फ्रॉम परिज्ञा, परिज्ञा उस एक मतलब जिससे हमने खरीदा है, इस लिखा नहीं कि उधार में खरीदा है कुछ भी, इसका मतलब क्या कि हमने उधार में खरीदा है क्योंकि इसका नाम है। अगर खाली मशीन परचेज लिख देता 10,000 में तो हम मानते कैश में, अगर खाली लिख देता कि ये लिख देता साथ में कि फ्रॉम प्रज्ञा फॉर कैश लिख देता तब भी हम समझते कैश, अगर या तो लिख देता कि कैश में खरीदे हैं, या कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखता, उसका नाम भी नहीं लिखता, तो भी हम कैश मानते, लेकिन उसका नाम लिखा है और बाकी कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब उधार में हमने खरीदा है। ठीक है, सिर्फ नाम है और कुछ भी हिंट नहीं है तो हम समझेंगे उधार, अगर कैश लिख दिया तब तो कैश ही, और खाली परचेज लिख दिया तो हम मानेंगे कैश में खरीदेंगे, किसी से अनजान से भी थोड़ी मिल जाएगा फ्री में, अनजान को तो मुझे कैश ही देना पड़ेगा, तो इसलिए वो फिर अजम्पशन बेसिकली चलता है, तो हम लोग उस साइड पे मानते हैं कैश में खरीदे होंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू परिज्ञा, क्योंकि परिज्ञा को फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर परिज्ञा क्या हो गया मेरे लिए, क्रेडिटर, क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इनकी हुआ तो क्रेडिट, ये देखिए क्रेडिट, मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 का खत्म। 25 ये 26 को ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस हुआ 2,000 का, ये ट्रेड एक्सपेंस बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस करने में जो खर्चा हुआ ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, खर्चा हुआ तो डेबिट, खर्चा बढ़ा तो डेबिट, और हमने पेमेंट किया होगा कैश में ही, खर्चा हुआ है तो कैश में ही तो खर्चा हुआ ना, तो कैश को घटा दिया 2,000 से। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो मान लें कि कैश में हुआ है। फिर अब आते हैं ये वाला, परिज्ञा को हमने चेक दिया 10,000 का, 10,000 को उधार में करता था, 10,000 चेक दे दिया, तो परिज्ञा को उस फ्यूचर में देना था तो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी बढ़ा था तो डेबिट, सॉरी क्रेडिट, लाइबिलिटी जब बढ़ा था तो क्रेडिट किए थे, अब लाइबिलिटी घट रहा है ना परिज्ञा का, अब तो देना नहीं पड़ेगा, आज दे दिए खत्म लाइबिलिटी, तो जब खत्म हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट था तो अब डेबिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 10,000 से खत्म कर दिए, और हम क्या दिए उसको, चेक दिए, चेक का पेमेंट कहाँ से होता है, बैंक से होता है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस घट जाएगा। ठीक है, अब 29 दिसंबर, ये 29 दिसंबर, पेड टेलीफोन एक्सपेंस बाई चेक ₹1200, टेलीफोन एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हम लिख दिए 1,200 से। ठीक है, और पेड हम कर दिए यानी कि दिए हैं चेक से, चेक दिया, अगर कुछ नहीं लिखता तो हम समझते कैश में दिया है, लेकिन चेक लिख दिया यानी कि अब हमारा चेक से पेमेंट हुआ है, चेक से पेमेंट होने का मतलब बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, तो बैंक बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट, क्योंकि एसेट से घटा तो क्रेडिट, तो ये एंट्री भी हो गया मेरे, आपको समझ में आएगा। 31 दिसंबर पेड सैलरी, सैलरी हमारे लिए खर्चा होता है, पढ़े लिखों को देते हैं ऑफिस में जो काम करते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 4500, और पेड किए हैं कैश या बैंक, कुछ भी लिख दीजिए, पेड किए हैं तो कैश या बैंक में ही किए होंगे ना, तो वो हो गया हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स घटा तो क्रेडिट, ये वाला एंट्री हो गया टू कैश एंड बैंक अकाउंट। होपफुली आपको समझ में आया हो, इजी है, बस खाली एसेट्स लायबिलिटी को पहचानना है आपको। चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का 14, ये भी मैंने सॉल्व कराया था उस टाइम पे, लेकिन अब फिर से मुझे समझाना पड़ रहा है वापस, क्योंकि रिकॉर्डिंग अच्छा से नहीं हुआ था, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था।
चलिए ये थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। ये बेसिकली आपको 5 आइटम पहचानना है। क्या पहचानना है? एक तो आपको एसेट्स पहचानना है, लायबिलिटी पहचानना है, एक्सपेंस पहचानना है, इनकम पहचानना है। एक्सपेंस लिख देता हूँ पूरा, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल। कैपिटल तो आप लोग इजीली पहचान लेते हैं। एक्सपेंस भी जो बिजनेस का एक्सपेंस होना चाहिए, पर्सनल नहीं, पर्सनल होगा तो ड्राइंग हो जाएगा। एसेट्स जो फ्यूचर में बेनिफिट दे, ये फ्यूचर में बेनिफिट देता है या उसको बेच के कैश ले आ जा सकता है, या तो कैश वो देगा, या मतलब या तो उससे कैश आएगा, या कोई खर्चा है तो उसको कम करेगा, या किसी और तरीके से फायदा पहुंचाएगा बिजनेस करने में, मैन्युफैक्चरिंग, सेल या ट्रेडिंग में, या कोई और इनकम कमाने में। लायबिलिटी जो फ्यूचर में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेंस जो इसी साल में फायदा उसका उठा लेंगे गुड्स या सर्विस का। इनकम जो सेल करते हैं, कुछ भी हमारा रेवेन्यू जो रिकरिंग नेचर का, हमारा जो जिस चीज़ में हम काम करते हैं उससे जो इनकम होता है उसको इनकम बोलते हैं। कैपिटल तो समझेंगे शुरू में, बस यही पहचानना है बेसिकली आप लोग को। इसका रूल भी आपको पता होता है। इसका बैलेंस डेबिट होता है, इसका बैलेंस भी डेबिट होता है। जब इंक्रीज हुआ तो डेबिट, अब ये भी, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट। बाकी में इसका उल्टा रूल होता है। इसका क्रेडिट होता है कब? जब बढ़ता है। क्रेडिट होता है जब बढ़ता है, क्रेडिट तब बढ़ता है। हाँ, बाकी डेबिट कब होता है? जब ये घटता है। डेबिट होगा कब? जब घटेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। मुझे रोहित से 1000 मिलने वाला था, अब बैड डेट हो गया, यानी कि अब नहीं मिलेगा, बैड हो गया, अब नहीं मिलेगा, बैड डेट। रोहित को क्यों कैसे मिलने वाला होगा? ये संभव है ना कि हमने पहले उसको उधार में बेचा होगा, तो हमने एंट्री किया होगा कि रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, यानी कि एसेट्स हमारा खड़ा हो गया, डेटर खड़ा हो गया, तो एसेट्स हो गया ना डेटर। तो रोहित हमारा एसेट्स था, मिलने वाला था पैसा, डेटर था। तो अब रोहित टू सेल लिखे होंगे, अब वो पैसा अब मुझे नहीं मिलेगा। तो अब नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? बैड डेट मान लेंगे, लॉस मान लेंगे। तो बैड डेट को डेबिट कर देंगे और एसेट्स को हटा देंगे। ठीक है, तो बैड डेट एक्सपेंस हो गया हमारे लिए। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट और एसेट्स घटा तो क्रेडिट। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, क्योंकि रोहित से पैसा मिलने वाला है नहीं तो उसका नाम काट दिए। एसेट्स था, खत्म कर दिए, एसेट्स को गिरा दिए, घटा दिए इसके लिए। ठीक है, दूसरा गुड्स वर्थ 2000, गुड्स वर्थ 2000 इशूड बाई यूज बाई प्रोप्राइटर। गुड्स है ना, तो जब एंट्री हम क्या किए होंगे? जब परचेज हम लोग करते हैं गुड्स तो क्या लिखते हैं? गुड्स लिखते हैं, नहीं गुड्स नहीं लिख के क्या लिखते हैं हम लोग? परचेज लिखते हैं। परचेज डेबिट टू कैश। ठीक है, जब यही गुड्स को प्रोप्राइटर अगर निकालेगा इस गुड्स को तो क्या लिखेंगे? एंट्री ड्राइंग, ड्राइंग क्योंकि कैपिटल घट रहा है, कैपिटल घटता है तो गुड्स ना लिख के, जैसे ड्राइंग कैपिटल ना लिख के ड्राइंग लिखते हैं, तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे टू। अब गुड्स आपके लग रहा हो कि लिखना चाहिए था, लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी गुड्स के जब हमने क्या लिखा था? परचेज लिखा था, तो अभी भी परचेज ही लिखेंगे, तो परचेज अकाउंट। ठीक है, तो ये ड्राइंग टू परचेज होगा, तो ये ड्राइंग टू परचेज इस तरीके से होगा। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको कि कैपिटल घट रहा था। कैपिटल जब घटता है तो उसको, जैसे गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं, गुड्स को जब सेल करते हैं तो सेल लिखते हैं, वैसे ही कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट लिखते हैं, और जब घटता है तो ड्राइंग लिखते हैं, ना कि कैपिटल। कैपिटल को डेबिट नहीं करते हैं बल्कि ड्राइंग नाम से डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग किया और यहाँ पे गुड्स के जगह पे परचेज होगा। परचेज क्यों होगा इसका लॉजिक यहाँ मैंने दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला और दूसरा खत्म होगा। तीसरा, चार्ज डिप्रिसिएशन 10% फॉर 2 मंथ। देखिए 2 ही महीने का, साल में 12 महीना होता है लेकिन ये 2 ही महीने का बोल रहा है कि 10% चार्ज करना है, 10% चार्ज करना है। किस पे? कॉस्ट पे, डिप्रिसिएशन के नाम पे, लेकिन पूरे साल का नहीं, सिर्फ 2 महीने का। ठीक है, डिप्रिसिएशन क्या होता है? बेसिकली कोई भी एसेट्स हम जो लेते हैं जिसका मल्टीपल टाइम पे यूज होने वाला है, मतलब मल्टीपल ईयर्स में यूज होगा, जैसे लैपटॉप लेते हैं, मशीन लेते हैं, प्लांट लेते हैं, ये सब 5 साल 10 साल चलता है, तो यूज करते हैं तो उसका दाम तो लगा था। जैसे आपने गुड्स परचेज किया और सेल किया तो गुड्स को भी एक्सपेंस मान लेते हैं, परचेज को इनकम मान लेते हैं। इनकम के साथ आप इनकम में से एक्सपेंस घटाते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन जब गुड्स वो होता तो इसलिए पूरा उसका दाम डाल दिए। लेकिन जो मशीन है ये तो 2-3 साल चलता है, तो 1 साल में पूरा दाम डालते नहीं हम लोग, इसलिए क्या करते हैं कि हर साल इसका थोड़ा थोड़ा डालते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी तो सामान यूज हो रहा है ना। ये अलग बात है कि ये 2-3 साल यूज हो रहा है, गुड्स 1 ही साल में खत्म हो जाता है। तो जब 2-3 साल यूज हो रहा है तो 2-3 साल में इसका कॉस्ट डालेंगे। तो मान लीजिए 30,000 का मशीन है और 3 साल चलेगा तो 10,000 तीनों साल डाल देंगे। ठीक है, और गुड्स क्या होता है कि 10,000 का गुड्स एक ही बार में यूज होता है, मतलब 1 ही साल में, तो 1 ही साल में पूरा परचेज डाल देते हैं। लेकिन और मशीन के साथ और मतलब फिक्स एसेट के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो मल्टीपल साल चलता है। तो जो 1 साल चला तो 1 साल में डाल दिए, जो 3 साल चलेगा उसका खर्चा 3 साल में डालेंगे। तो
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूज करने से इसका दाम घटता है ना हर चीज़ का। तो मान लीजिए एक फ़ैन था जो 10 साल चलने वाला था, ठीक है, तो 10 साल चलने वाला था, तो हर साल 10% घटाएंगे तो उसका 100% खत्म हो जाएगा। मतलब फिक्स कर दें कि 10% इस साल खत्म, फिर 90% बचा, उसमें से फिर 10% घटा देंगे तो फिर 80%, तो ऐसे करके 10 साल में खत्म हो जाता। तो ये बोल रहा है कि 10% से चार्ज कीजिए, यानी कि 30,000 का 10% एक साल का कितना हुआ? 3,000 हुआ, ठीक है, 3,000 हो गया, ये रहा। उसके बाद फिर बोला कि 2 ही महीना, लेकिन ठीक है, सिर्फ 2 महीना। तो यानी कि हम क्या करेंगे, अब इसको निकालना है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 3,000 एक साल का हो गया, इंटू 2/12 कर दीजिए, सॉरी हाँ 2/12 ही करेंगे ना, तो ये 6 और ये कितना आ जाएगा 500 500 रुपया। तो ये 500 आएगा, तो यहाँ पे हमने 500 लिख दिया कि डिप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? लॉस, मतलब लॉस नहीं, एक्सपेंस है बेसिकली, क्योंकि कोई भी मशीन यूज करे तो उसका वैल्यू घट रहा है ना, तो उस वैल्यू घटता है उसका नाम लिखते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे बैड डेट हो गया, पैसा डूब गया तो उसको बैड डेट बोलते हैं। उससे किसी चीज़ का दाम गिर जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे मोबाइल आप लोग खरीदते हैं, तो मोबाइल खरीदते हैं 15,000 में, लेकिन जब 2 महीने बाद बेचेगा तो उसका दाम 10,000 हो जाता है। तो जो 10,000 हो गया ना, तो 5,000 का जो लॉस हुआ, आपका एक्सपेंस हुआ, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसका वैल्यू गिर जाना, जो वैल्यू गिर जाता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएट कर देना। और यही जब कोई चीज़ होता है जिसका अप्रिसिएट हो जाता है, जैसे ज़मीन होता है, ज़मीन आप आज 10 लाख का मतलब 1 डिसमिल खरीदिए, तो उसको जब 1 साल बाद बेचेगा तो हो सकता है 12 लाख हो जाए, तो उसको बोलते हैं अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का उल्टा होता है डेप्रिसिएशन। तो किसी चीज़ का वैल्यू गिरता है तो डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। क्यों? क्योंकि मशीन ही का तो वैल्यू गिर रहा है ना, तो जब वैल्यू बढ़ता है यानी कि आता है बिजनेस में तो डेबिट करते हैं, तो जब वैल्यू गिर रहा है तो क्रेडिट करेंगे, उसका दाम गिरा देंगे। तो ठीक है, तो डेप्रिसिएशन टू मशीन, जिस मशीन का वैल्यू गिरा उसका क्रेडिट कर देंगे और एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन, और मशीन क्रेडिट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 1.5 लाख एट 6% फॉर 9 मंथ। देखिए, बिजनेस में जो आप कैपिटल लगाए थे उस पर आप इंटरेस्ट मांग रहे हैं, इंटरेस्ट मांग रहे हैं बिजनेस के लिए, क्या हो गया? वो एक्सपेंस हो गया। ठीक है, एक्सपेंस हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया हमारे लिए? एक्सपेंस, क्योंकि मुझे किशोर को देना है, प्रोप्राइटर को देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि ये एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब कैश में अगर देते हैं तो पास से क्या जाता है? कैश जाता है, तो टू कैश लिख देते हैं। बैंक चेक से देते तो टू बैंक लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, हमने दिया है कि नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी दिया नहीं है, मतलब देना है बाद में। तो जब बाद में देना है तो हम क्या करेंगे? या तो एक ऑप्शन है हमारे पास, जिस प्रोप्राइटर का नाम लिख देंगे और उसको क्रेडिट कर देंगे। लेकिन क्योंकि प्रोप्राइटर ने शुरू में ही बिजनेस में पैसा लगा रखा है और उसका हम नाम दे चुके हैं कैपिटल अकाउंट, शुरू में पैसा लगाया तो उसको हम कैपिटल अकाउंट का नाम दे चुके हैं, तो हम सोचेंगे कि उसको अलग से क्या उसका अकाउंट क्रेडिट करें, जो कैपिटल उसका है ना उसी में ऐड कर देते हैं। यानी कि कैपिटल अब उसका बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि पहले अगर 1 लाख था तो अब 1,06,750 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले तो एंट्री तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे कैश में लिखा नहीं कि कैश में हमने दिया, इसलिए कुछ नहीं लिखा है, कुछ लिखा नहीं तो हमने कैश या बैंक नहीं लिखा। कैश बैंक ना लिख के आप सोचे कि उसका नाम पे लिख देते हो, तो नाम नहीं यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसका एक कैपिटल खुला हुआ है। जैसे राम था तो हम राम को पैसा देना है तो राम क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन राम के एक हमारे पास अकाउंट खुला हुआ है तो अकाउंट में उसका ट्रांसफर देंगे। राम का जो अकाउंट हमारे पास खुला हुआ है ना उसका नाम क्या है? राम्स कैपिटल अकाउंट पहले से खुला हुआ है, या इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। जो ऊपर से हम लोग ये बोल रहे हैं ना, ये वाला, ये सॉरी नहीं, पहले वाला एग्जांपल में लिखा था कैपिटल अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली वो उस प्रोप्राइटर का नाम भी लिखना होता है साथ में, हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो ये मान लीजिए राम्स कैपिटल अकाउंट था, हम लोग जिसको अभी खाली कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, तो राम्स कैपिटल में ही बढ़ा देंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल को बढ़ा दिया उतने पैसे से। ठीक है ना, अब एक अकाउंट खुला ही है तो दोबारा नाम क्यों खोले, सीधे उसी कैपिटल में हमने ऐड कर दिया। तो समझ में आ गया कि इसका रीजन टू कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि उसका जो कैपिटल है वो उसका क्या लिखते हैं? राम्स कैपिटल। तो राम को ही पैसा देना है ये कैपिटल अकाउंट, तो अब उसको ही देना है, तो 6,700 में और ऐड कर देते हैं, तो कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ होता है, राम्स कैपिटल या कैपिटल अकाउंट, बात बराबर है। ये वाला और ये वाला सेम चीज़ है। इंटरेस्ट देखिए 1.5 लाख का 6% 9 महीने का, 1.5 लाख का 6% 9 महीने का आएगा आपका 6,750। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आप लोग, ये तो कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हैं। फिर देखिए, राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट हु ओड 2,000 और फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे
60 पैसे इन रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। स्टेट मीन्स उसका संपत्ति, धन संपत्ति से हम लोग को 1 रुपया अगर बाकी है, मान लीजिए इंसॉल्वेंट पहले जानते हैं इंसॉल्वेंट क्या होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिसका लाइबिलिटी ज़्यादा है और एसेट्स कम है। यानी कि मान लीजिए मैं हूँ, तो मैंने कर्जा 1 लाख का ले लिया है और मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 50,000 की है। तो अब तो हम 1 लाख चुकाना है, तो हम कैसे चुकाएंगे? बेच कर चुकाएंगे या कहीं से भी चुकाएंगे। तो मेरे पास तो 50,000 ही है, सब कुछ जोड़ जाके जितना भी इस प्रॉपर्टी है मेरा सब जोड़ देंगे तो 50,000, और कर्जा मैंने 1 लाख का ले लिया, तो क्या हम चुका पाएंगे? 1 लाख नहीं चुका पाएंगे। तो 50,000 का तो मुझे किसी ना किसी का तो लॉस होगा ना। तो उसी को बोलते हैं कि जब आपका प्रॉपर्टी कम हो जाता है, लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस को बोलते हैं कि आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं। मतलब आप अपने कर्ज को चुकाने में असक्षम है, सक्षम नहीं है। उस सिनारियो को बोलते हैं इंसॉल्वेंट्स। तो आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। जब इंसॉल्वेंट हो जाता है आदमी, तो जो पैसा उतना ही बांट देता है रेशियो में। जैसे आपका मान लीजिए 1 लाख है कर्जा, बाकी मेरे पास 50 का ही है ये, तो हम यानी कि मतलब हाफ पैसा सबको दे देंगे। जिसका मेरे पास 20,000 बाकी होगा उसको 10 देंगे, जिसका 40 बाकी होगा उसको 20 देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये बोल रहा है कि इसने ना जिसका 1 रुपया बाकी था उसको 60 पैसा दिया है, यानी कि 60% इसने पेमेंट किया। यानी कि जिसका 2,000 रुपया इस पे बाकी होगा उसको ये सिर्फ 1,200 ही दे पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि इतना ही संपत्ति ही है। 1 रुपया में 60 पैसा ही दे पा रहा है ये। तो 60%, तो हमको उससे कितना लेना था? 2,000 लेना था, लेकिन वो 60% ही दे पा रहा है। तो कैश में 60% हमारे पास कितना आएगा? 2,000 का 60% होता है 1,200। तो हमारे पास कैश में आएगा 1,200, और बाकी क्या हो गया? बैड डेट हो गया हमारा। तो हम लिखेंगे बैड डेट अकाउंट, क्योंकि अब तो ये पैसा आएगा नहीं ना। अब तो वो कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। अब उसको आप जान भी नहीं मार सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका पैसा डूब गया। ये कोर्ट इसको बोल देता है कि इसके पास कुछ नहीं है, उसको एक इंसॉल्वेंट का सर्टिफिकेट दे देता है, और उसके पास जो भी संपत्ति हो तो उसमें लिख देता है कि आपका जो भी संपत्ति है उसका इतना % ही ये दे पाएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। तो कैश हमारे पास आया 1,200, 800 का लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो बैड डेट अकाउंट लिख दिए यहाँ पे, डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट 800 के। और टू राहुल से मिलने वाला था, अब एसेट्स तो खत्म हो गया, क्योंकि अब उससे कुछ पैसा मिलेगा नहीं, तो पूरा 2,000 उसका अकाउंट खत्म कर दिए, ठीक है। तो ये एंट्री हुआ। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया आप लोग को कि इतना ही कैश आया, बाकी पैसा डूब गया। बाकी पैसा जो डूब गया उसका नाम देते हैं बैड डेट। तो 800 बैड डेट हो गया, 1,200 ये, तो टोटल 2,000 हो गया। उससे 2,000 लेना था, तो इसलिए एसेट्स घटा तो क्रेडिट, पहले से मिलने वाला था अब मिल गया या डूब गया, तो इसलिए ये हो गया क्रेडिट। एसेट्स घटाएं तो 2,000 से घटा दिए। चलिए यही तक हम पढ़ाए थे। अब ये 15वां अब शुरू करते हैं, ठीक है। 15वां, ओके, ये रेज कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कैपिटल में क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसका हमारे पास एक अकाउंट खुला हुआ था, उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। जनरल, प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। तो जर्नल एंट्री लिखते हैं और शुरू करते हैं बनाना। जर्नल एंट्रीज, 15 नंबर क्वेश्चन है। पहला केस देखते हैं क्या है। ए, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ठीक है। मशीन इंस्टॉल करने के लिए हमने 500 रुपया पेमेंट किया। अब देखिए होता क्या है ना कि जब भी हम लोग मशीन लाते हैं, तो मशीन खरीदें, फिर लाएं, उसको इंस्टॉल कराएं, इंस्टॉल कराने के बाद उसको ट्रायल यूज करते हैं, ट्रायल यूज करने के बाद फाइनल प्रोडक्शन में उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जितना भी खर्चा होता है, जैसे खरीदने का, उसको ढो के लाने का, इंस्टॉल कराने का, इंस्टॉल करने के बाद ट्रायल रन चलाने का, तो जितना ये सब खर्चा होता है ना, वो सब मशीन की कॉस्ट में चार्ज हो जाता है, ठीक है। समझ रहे बात को? यानी कि परचेज करने से लेके उसको ढो के लाने तक, फिर ढो के लाने के बाद उसको ट्रायल तक इंस्टॉल करना, फिर ट्रायल रन चलाना कि मशीन ठीक ठाक चल रहा है ना, फाइनल अच्छा गुड्स प्रोडक्ट कर, मतलब गुड्स जो अच्छा बना रहा है ना, क्योंकि कभी कभी होता है कि शुरुआत में गुड्स अच्छा नहीं बनता है, कुछ दिन चलाने के बाद अच्छा बनता है। तो ट्रायल रन तक जितना भी खर्चा होता है वो सारा मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ठीक है। तो ये मशीन को इंस्टॉल कराने में हुआ, यानी कि मशीन का वैल्यू बढ़ाएंगे, ना कि इंस्टॉलेशन का खर्चा लिखेंगे। हम चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे एंट्री, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट टू कैश में हमने पेड किया है, तो टू कैश,
कितना से 500 हमने पेमेंट किया तो 500 लिख सकते हैं। ये एंट्री नरेशन क्या डाल देंगे, बिंग मशीन इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पेड। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हमने पेमेंट किया, ठीक है। ये एंट्री आपके दिमाग में आ रहा होगा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लिख दीजिए। लेकिन इंड एस जो 10 है आपका, सॉरी इंड एस नहीं, एस 10 है शायद, या 6 है, मुझे एक बार थोड़ा कंफ्यूजन हो गया अभी, तो वो शायद इंड एस, आप इंड एस में बोल रहा हूँ, एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से 10 होगा, एक बार देख लीजिएगा फिक्स एसेट का। तो उसमें क्या लिखा हुआ कि जो भी ट्रायल रन तक का जो भी मशीन पे खर्चा हो रहा है ना, वो सब मशीन के कॉस्ट में ऐड करेंगे, ना कि अलग से कोई हेड एक्सपेंस उसको हम नहीं मानेंगे। इसको कैपिटलाइज करना बोलते हैं, कि उसके कैपिटलाइज कर देना, क्योंकि मशीन 2-3 साल चलता है ना, तो उसको 2-3 साल में खर्चा को बुक करते हैं, ना कि 1 साल में ही पूरा। तो इसलिए इंस्टॉलेशन चार्ज हम ना लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग मशीन अकाउंट, ठीक है। आप लोग को समझ में, बेसिकली ये लॉ है और कुछ नहीं है। लॉ में ऐसा बताया गया कि यहाँ तक का कोई खर्चा होगा, इंस्टॉलेशन तक का जो भी खर्चा होगा ना, तो उसको हम मशीन एक्सपेंस लिखेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन एक्सपेंस नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मशीन अकाउंट, ठीक है। ये ऐसे ही लिखिएगा आप लोग, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रायल रन तक का जितना भी एक्सपेंस होता है वो सब मशीन के दाम में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मशीन का वैल्यू उतना से बढ़ा देते हैं, एसेट्स बढ़ा देते हैं। एसेट्स क्या होता है, एसेट जो मल्टीपल ईयर में बेनिफिट देता है, ठीक है, मतलब फिक्स एसेट ये बेसिकली है। तो फिक्स एसेट को 1 साल में हम चार्ज नहीं करते हैं, मल्टीपल ईयर में उसका कॉस्ट धीरे धीरे पीएल में डालते हैं, तो इसलिए उसका कॉस्ट ही बढ़ा देते हैं, ना कि इसको इंस्टॉलेशन। मेरे ख्याल से अभी आप लोग का दिमाग में से उड़ रहा होगा, मतलब ऊपर ऊपर जा रहा होगा। अभी के लिए इतना समझिए कि मशीन जब हम खरीदते हैं तो मशीन का खर्चा, उसको ढोने का खर्चा, ट्रायल रन इंस्टॉल करने का खर्चा और ट्रायल रन का खर्चा जितना भी होता है ना, वो सिर्फ मशीन में डेबिट करते हैं, उसका अलग से हेड नहीं खोलते हैं। इंस्टॉलेशन हेड नहीं खोलेंगे, बल्कि हम मशीन हेड में ही इसको पैसा पूरा डाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ना लिख के हम लोग मशीन डालेंगे। ये हो गया ए। अब भी आते हैं, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ओवर द टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मशीन में डाले। अभी इतना ध्यान रखिए कि परचेज से लेके इंस्टॉल और ट्रायल रन तक का सारा खर्चा मशीन अकाउंट में ही, या कोई और अकाउंट होता ना तो उसमें डालते हैं। मतलब असेट्स होता है, असेट्स को बेसिकली कैपिटलाइज करते हैं। कोई भी फिक्स असेट, ये फिक्स असेट मतलब क्या होता है, जो 1 साल से ज़्यादा चले, 1 साल से जो ज़्यादा चलता है उसको बोलते हैं फिक्स असेट। और असेट का मतलब तो सारा असेट्स होता है कि जो मतलब यूज हम जिसको करने वाले हैं, लेकिन जिसको मोर देन 1 ईयर यूज करेंगे उसको बोलते हैं फिक्स असेट। तो फिक्स असेट को ट्रायल रन तक में जितना भी खर्चा होता है उसको सब कैपिटलाइज कर देते हैं। और ट्रायल रन में बेसिकली क्या होता है कि वो उसका इफिशियंसी को हम लोग चेक करते हैं कि कितना इफिशियंट है। तो इफिशियंसी जहाँ तक जब जब इंक्रीज होता है या फिर चेक कर रहे हैं तो उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। एक बार जब फाइनल प्रोडक्शन में काम होने लगा तो उसके बाद हम सब पीएल में खर्चा डालते हैं। तो अभी के लिए इतना जाने कि मशीन परचेज कर दिए, उसको इंस्टॉल और फिर ट्रायल रन तक का जितना खर्चा है मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, बस यही बात है। तो कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। गुड्स गिवन है चैरिटी, देखिए गुड्स, फिर से वही समझा दूं बात। गुड्स तो चैरिटी तो क्या हो गया, पहले तो हमारा चैरिटी होता है कि हम फ्री में डोनेट कर रहे हैं। चैरिटी करना मतलब किसी और को दे देना, फ्री में दे देना। तो चैरिटी अकाउंट वो हमारे लिए तो एक तरीके से एक्सपेंस ही हो गया ना, लॉस जो बनना है बोल लीजिए। 2 यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, उसका नाम है 2 गुड्स हमने दिया ना, तो आपके नाम में आ रहा होगा गुड्स अकाउंट। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आपने परचेज किया था गुड्स को तो आपने क्या लिखा था, परचेज अकाउंट। गुड्स अकाउंट तो लिखा ही नहीं था। जब गुड्स अकाउंट आपने लिखा ही नहीं था तो
क्रेडिट जब हो रहा है, वो गुड्स जब आपके से बाहर जा रहा है, डिस्पोज ऑफ हो रहा है जिसको बोलते हैं, तो गुड्स कैसे लिख सकते हैं? जब भी लिखिएगा आप क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। कितने का है? 2000 का। ये मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ। बिंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है। चैरिटी में फ्री में दे देना किसी को। सी ये वाला इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वेरी, ये वाला काट दीजिए। तो इंटरेस्ट चार्ज करना है 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल इज 70,000। जब 70,000 कैपिटल था उस पर इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा नहीं कि हमने दिया है कि नहीं दिया, क्या किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा एक्सपेंस है, पहले तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्योंकि हमारा खर्चा है, खर्चा इंक्रीज हुआ तो डेबिट, ठीक है। तो 7% इसका कितना होगा? 70,000 का 7×7 यानी कि 4900, 4900, ठीक है। टू यहाँ पे हम दे नहीं रहे हैं कैश, कैश जब दे नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे? उसका ऑलरेडी हमारे पास एक अकाउंट खुला हुआ है ना, जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ये तो मालिक का ही इंटरेस्ट कैपिटल है, और कैपिटल मालिक का उसके नाम से खुला होता है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने समझाया था, सॉरी पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था कि कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि दे नहीं रहे हैं तो फ्यूचर में दे देंगे उसको कैपिटल अकाउंट में। तो बिंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल लिख दीजिएगा। नरेशन चौथा, ये रिसीव्ड 12 ऑफ बैड डेट रिटर्न लास्ट ईयर। रिसीव किए हैं 1200 ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में कोई खर्चा हम लॉस बुक कर लेते हैं, एंट्री पास किए होंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर मतलब जिससे मिलने वाला था उसका अकाउंट क्रेडिट किए होंगे, और क्योंकि पैसा वो मिला नहीं तो बैड डेट हो गया, तो हमने बैड डेट बुक कर लिया, तो लॉस बुक कर लिया। लॉस को क्या लिखे थे? बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर से मिलने वाला था पैसा, मान लीजिए राम से मिलने वाला था, तो एंट्री क्या किए थे? बैड डेट टू राम, ये एंट्री हम किए थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, इस साल वो पैसा मिल जा रहा है। अब तो डेटर राम अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, जो अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, मान लीजिए राम से 100 रुपया मिलने वाला था तो हमने डेबिट किया। अब हम मान रहे हैं कि राम से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो हमने क्या कर दिया? बैड डेट को डेबिट करके और राम जो पहले डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिए, ठीक है। तो अब तो क्रेडिट हो गया, मतलब जितना से डेबिट था उतने से क्रेडिट, तो जीरो हो गया, बैलेंस राम का खत्म। अब लेकिन पैसा अब मिल रहा है, राम मुझे वापस पैसा दे रहा है, तो अब क्या करेंगे? बुक सीधा हम लिखेंगे कि कैश या बैंक अकाउंट आया, जिस फॉर्म में भी आया होगा, कैश या बैंक अकाउंट आया होगा ना 1200 डेबिट। अब टू डायरेक्ट हम मान लेंगे कि हमको अब इनकम हो गया। अब जिसको हम लॉस मान चुके थे अब वो हमारे लिए क्या हो रहा है? इनकम आके बन गया, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे बैड डेट रिकवर्ड, बोल सकते हैं बैड डेट रिकवर्ड, बोल दीजिए बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये इनकम हो गया, इनकम इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। कितना आया आज? 1200 हमने पहले माना था खर्चा, अब वो इनकम आ गया, तो अब इसको हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट से लिख देंगे, क्योंकि अब राम का ऑलरेडी अकाउंट क्या, देखिए बताता हूं मैं। जब आपने सेल किया होगा उधार में तो लिखा होगा राम डेबिट टू सेल 1200, ठीक है। जब ये लॉस हो गया, मतलब वो बोल दिया हम नहीं देंगे, तो लिख दिया क्या? बैड डेट अकाउंट डेबिट 1200 टू राम। देखिए अब यहाँ पे राम डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट हो गया 1200 से ही, 1200 खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि बैड डेट टू सेल, अब एंट्री बचा, ये हो गया। अब अगले साल ये ईयर 1 था, ये ईयर 2 था, अब ईयर 3 में क्या हो रहा है ना, ये बोल रहा है कि पैसा ले लीजिए। तो अब मेरे पास तो अब राम से हम पैसा लिख नहीं सकते हैं, अब कैश टू राम तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी राम का बैलेंस 0 हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे? कैश डेबिट टू बैड डेट था ना, तो बैड डेट लिख देंगे रिकवर्ड 1200, यानी कि ये इनकम हो गया हमारे लिए इनकम। तो इनकम जब बढ़ता है तो क्या कर? क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दिया हम 1200 से, ठीक है। होपफुली अब आप लोग को ये समझ में आने लगा होगा, कि मेरे ख्याल से अब आप लोग बड़े हो गए हैं, बच्चे तो है नहीं, अब धीरे धीरे समझने का कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब
चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। डी के बाद ई देखते हैं। ये ई गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, देखिए फिर से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो गुड्स कौन सा डिस्ट्रॉय हुआ? जो हमने परचेज किया था वही तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है ना, वरना गुड्स नहीं लिखता फिर मशीन लिख देता, मशीन जल गया। लेकिन गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है यानी कि जो हमने सेल करने के लिए गुड्स लिया था, तो गुड्स जब हम लिए थे उसका नाम लिखे थे परचेज अकाउंट, तो वो वाला चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया हमारा। तो क्या लिखेंगे हम? पहले तो लॉस हुआ है तो हमको लिखेंगे लॉस बाई फायर। लॉस क्यों हुआ है? आग लगने के कारण हुआ है, तो लॉस बाई फायर हम लिखेंगे कितना से? 2000 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुड्स लिखेंगे। गुड्स तो हम क्या करेंगे भैया, गुड्स तो नहीं लिख सकते हैं। इसके पीछे का रीजन भी आपको मैंने दे दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं गुड्स अकाउंट को काट रहा हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आपने परचेज किया था तो वहाँ पे गुड्स नहीं लिखा था, परचेज अकाउंट लिखा था, परचेज टू कैश लिखा था। तो परचेज जो किए थे उस क्या किए थे? गुड्स ही तो परचेज किए थे ना, वही गुड्स अब जल गया। तो गुड्स का नाम क्या दिए थे? परचेज। तो ये गुड्स का नाम क्या हो गया यहाँ पे? परचेज अकाउंट होगा। परचेज अकाउंट कितना से? 2000 से। ठीक है, बीइंग लॉस बाय फायर बुक्ड। ई के बाद एफ। रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा? रेंट बाकी बकाया है, यानी कि आप 1 महीना किसी के फ्लैट का यूज कर लिए, सर्विस ले लिए और पैसा नहीं दिया, तो रेंट 1 महीना रह लिए तो खर्चा हो गया ना, तो रेंट एक्सपेंस हो गया आपके लिए। अगर कैश में आप दे देते तो यहाँ पे आप क्या लिखते? टू कैश लिख देते हैं, कैश, क्योंकि असेट्स आपका घट जाता है। ये एक्सपेंस अकाउंट हो गया, क्योंकि ये लॉस है इसलिए, सॉरी एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। कितना? 1000 रुपया। अब कैश में आप तो दे नहीं रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में देंगे, तो क्या लिखेंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग लिख दीजिए, स्टैंडिंग, या रेंट पेबल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000 रुपया फ्यूचर में आपको देना है। फ्यूचर में जो देना है अभी आपके लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट या रेंट पेबल अकाउंट 1000। इसके बाद एफ हो गया। एफ के बाद अब जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब बिजनेस में उसने कैपिटल लगाया, कैपिटल पे उसने वो हमसे क्या ले रहा था? इंटरेस्ट ले रहा था। ठीक है, जब हमसे कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। लेकिन जब वो पैसा बिजनेस में से निकाला और उस पर हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि जो ड्राइंग जैसे कैपिटल उसने लगाया 1 लाख, उसमें से 50,000 वो निकाल रहा है, तो 50,000 पे इंटरेस्ट ले रहे हैं हम, बिजनेस ले रहा है, यानी कि बिजनेस को ये इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे बात को? कि उसने कैपिटल लगाया था तो उस पर कैपिटल पे वो इंटरेस्ट ले रहा था, तो वो बिजनेस के लिए खर्चा था, क्योंकि हम उसको देंगे। तो जब उससे हम लेंगे प्रोप्राइटर से, प्रोप्राइटर को जब हम इंटरेस्ट दे रहे थे तो खर्चा लिख रहे थे, उसका नाम दे रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब ड्राइंग वो कर रहा है, यानी कि पैसा जब निकाल रहा है, तो जितना दिन के निकाल कर रखेगा ना, 1 लाख लगाया उसने, 50,000 निकाल लिया और 6 महीने तक निकाले ही रहा, उसके बाद 6 महीने बाद वो लाके बिजनेस में 50,000 डाल दिया, तो 50,000 जो 6 महीने निकाला रहा उस पर हम उससे इंटरेस्ट मांग रहे हैं कि तुम 6 महीने मेरा पैसा रखे हो। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट दो, तो इंटरेस्ट उस पर जो लेंगे वो हमारे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। ठीक है, तो इनकम हो गया तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट कितना? तो 900 रुपया। ठीक है, अब डेबिट क्या करें? देखिए अगर वो कैश में देता तो हम लिखते कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन वो ऐसा दे नहीं रहा है, तो हम क्या सोचेंगे कि उसने 50,000 निकाला था ना, तो चलो 50,000 में और 900 जोड़ देते हैं, यानी कि वो आपको सिर्फ 50,000 नहीं देगा 6 महीने बाद, 50,900 देगा इंटरेस्ट जोड़ के जब भी देगा। तो हम ड्राइंग को ही बढ़ा देते हैं 900 से, जैसे ऊपर में कैपिटल को बढ़ाए थे ना, कि कैपिटल को हम 1 लाख नहीं देंगे, 1,04,900 देंगे, उसी तरह से कैपिटल जब वो निकाल रहा है तो ड्राइंग हो रहा है, ड्राइंग 50,000 लिया है तो 50,000 अब ना लेके हम 50,900 से लेंगे, तो ये होता है एसेट्स बुक कर लेना। सॉरी, ड्राइंग अकाउंट कैपिटल मैंने ये क्या लिख दिया कभी कभी हो जाता है ये सब। तो ड्राइंग अकाउंट उस हो गया, तो मतलब ड्राइंग बेसिकली हमारे लिए एसेट्स हो गया। एसेट्स नहीं, मतलब ये मान लें कि उसने ज़्यादा पैसा निकाल लिया है, अगर वो पैसा देगा जब भी बिजनेस में तो 50,500 देगा, अगर नहीं देता है तो उसको कैपिटल में से लेस कर देंगे 50,900, सॉरी 50,000
50,900 ही है। मेरी गलती से पिछली बार 50,500 बोल गया था, तो 50,900 ही मान के चलिए। तो इतना अमाउंट उसके कैपिटल से हम लोग लेस कर देंगे। 50,000 या 1 लाख, मैंने जो इलस्ट्रेशन वो खाली समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। बेसिकली मैं 900 का बात कर रहा था। वैसे 50,900 बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा उसने 1 लाख लगाया, 50,000 निकाल लिया, ठीक है। तो उस तरीके से मैं समझा रहा था खाली आपको 50,900। तो ये एंट्री आपका क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इनकम हुआ तो क्रेडिट, और ड्रॉइंग मतलब उसने पैसा निकाला था, तो पैसा निकाला है तो बिजनेस में डालेगा ना, आज नहीं तो कल। तो जब डालेगा तो ये इतना एक्स्ट्रा डालेगा, अगर नहीं डाला तो हम उसका कैपिटल से कम कर देंगे उतना 50,900। सुधीर कुमार हु ओड मी 3,000 फेल टू पे द अमाउंट, ही पेज कंपनसेशन 50 इन अ रूपी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुधीर कुमार हु ओड मी 3,000 हैज फेल टू पे द अमाउंट। सुधीर से मुझे 3,000 रुपये लेना था, ठीक है, वो अमाउंट देने से फेल कर गया। बाद में वो कंपनसेशन दे रहा है 45 पैसे इन अ रूपी। बेसिकली आपका 55 पैसा डूब गया, यानी कि 55% डूब गया। 1 रुपये में 45 पैसा ही मिला, तो 1 रुपये में 55 पैसा आपको डूब ही गया ना एक तरीके से, ठीक। तो इसका एंट्री क्या करेंगे, उसका एंट्री होगा जी के बाद एच। चलिए यहाँ पे एच कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको इससे कितना मिला, कैश अकाउंट डेबिट 45%। तो 3,000 का 45% कितना होगा, 3,000 का 10%, 300, 150 रुपया कम कर दीजिए, यानी कि 1500 में से 150 कम कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 1350 रुपया। आपको कितना मिलेगा, 1350 रुपया मिलेगा। बाकी आपका क्या हो गया, बैड डेट हो गया, लॉस हो गया, आप तो मिलेगा नहीं क्योंकि, ठीक है। तो बाकी वो कितना हो रहा है देख लीजिए, 1650 आएगा शायद ये। टू सुधीर, अब सुधीर हमारा एसेट्स था, अब देगा नहीं, खत्म हो गया। तो 3,000 रुपये से खत्म, जी के बाद एच हो गया और आई। नरेशन कुछ भी डाल दीजिएगा कि बिंग ही फेल टू पे एंड ओनली 45% रिसीव्ड। कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, यानी कि कमीशन जिस चीज़ के लिए रहते, जिस कोई सर्विस उसको हम प्रोवाइड किए होंगे, ब्रोकरी का या कुछ और, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए कमीशन मिल रहा था ना, वो सर्विस अब उसको दिए नहीं है, ठीक है, और पैसा पहले ही ले लिए, यानी कि फ्यूचर में मुझे वो सर्विस तो देना पड़ेगा और उसके लिए पैसा मुझे मिलेगा नहीं। तो जो फ्यूचर में मुझे सर्विस देना है, यानी कि पैसा एडवांस में मिल गया। एडवांस में किसी का पैसा आपके पास है तो फ्यूचर में आपको सर्विस देना पड़ेगा, अगर सर्विस नहीं दे पाए तो उसको कैश देना पड़ेगा। तो जो ये पैसा है आपके लिए पास क्या आ गया, ये एक तरीके से लाइबिलिटी हो गया ना। तो आपके पास जो पैसा आया तो उसको क्या लिखेंगे, कैश आया होगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एडवांस कमीशन। कमीशन एडवांस में ले लिए तो ये लाइबिलिटी हो गया, लाइबिलिटी हुआ तो क्रेडिट, और कैश के फॉर्म में आया तो एसेट है, तो एसेट पढ़ा तो डेबिट, और क्योंकि एडवांस में मिला है तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बिंग एडवांस कमीशन रिसीव्ड। अब फ्यूचर में आपको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोवाइड कर दीजिएगा तो उस दिन एंट्री पास कीजिएगा, एडवांस कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, यानी कि उस दिन अपना रेवेन्यू बुक कीजिएगा। तो बुक करते वक्त क्या एंट्री होगा, जिस दिन सर्विस देंगे आप, सेवा कर दूं क्या आपका, ओहो गलती हो गया, कंट्रोल जेड काम करेगा यहाँ पे, नहीं काम कर रहा है शायद, हाँ कर गया। तो एक सेवा, सेवा का मतलब हो गया एक्स्ट्रा एंट्री। ये पूछा नहीं है मैं आपको समझाने के लिए कि जिस दिन ये एक्चुअली में सर्विस प्रोवाइड कर देगा ना, जिसके लिए पैसा लिया है ये, तो उस दिन एंट्री क्या होगा,
एडवांस कमीशन डेबिट हो जाएगा, कमीशन डेबिट हो जाएगा टू कमीशन अकाउंट। इस दिन इनकम बुक होगा कितने का, 7,000 का। अभी तो एडवांस पैसा रिसीव किए हैं तो एडवांस का बुकिंग किए हैं, कैश टू एडवांस, और उस दिन कमीशन को क्रेडिट कर देंगे, एडवांस को खत्म। यानी कि एंट्री फाइनली क्या बचेगा, ये कट जाएगा तो कैश टू कमीशन, ये जितना क्रेडिट हुआ उतना ही से डेबिट हो गया तो खत्म, कैश टू कमीशन एंट्री फाइनली बचा। यही तो बुक होता है एंट्री, जब हम लोग कोई भी इनकम बुक करते हैं, कैश में आता है तो कैश टू कमीशन बुक करते हैं, तो यही बचा फाइनल एंट्री। तो जिस दिन सर्विस हम दे देंगे उस दिन ये एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो ये खाली आपको समझाना था, इसलिए ये जरूरी नहीं है। होपफुली ये वाला आपको समझ में आएगा। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखें। चलिए 16, मेरे ख्याल से वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया क्या। चलिए वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसी को यहीं पे इसको क्लोज कर रहा हूँ।